दोस्तों, अजीत डोवाल ये नाम आज के टाइम में शायद ही किसी ने ना सुना हो। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और देश के सबसे बड़े खतरनाक ऑफिसर्स में से एक। ये कहानी है उन मिशंस की जो अक्सर पब्लिक के सामने नहीं आते, उन डिसीजंस की जो चुपचाप लिए जाते हैं लेकिन उनका असर पूरे देश पर पड़ता है। और ये कहानी है अजीत डोवाल की, इंडिया का स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और असली चाणक्य। उनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसी सोच जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, नाम अजीत डोवाल। उनके पिता इंडियन आर्मी में मेजर थे, मतलब डिसिप्लिन, रिस्क और देश के लिए जीना ये सब उनके लिए कोई चॉइस नहीं, बचपन से आदत थी। स्कूलिंग भी ऐसी जगह हुई जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, माइंडसेट बिल्ड होता है। फिर अजमेर, फिर ग्रेजुएशन, सिर्फ 22 साल की एज में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कंप्लीट। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। ज्यादा लोग सेफ करियर चूज करते, लेकिन अजीत डोवाल ने चूज किया यूपीएससी। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करके आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो एक नॉर्मल ऑफिसर नहीं, इंडिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाले हैं। 1968 इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद अजीत डोवाल की पहली पोस्टिंग केरला में होती है। उन्हें थलस्सेरी रीजन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में जिम्मेदारी दी जाती है। पहले वक्त में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही समय बाद सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगती है। 28 दिसंबर 1971 केरला के थलस्सेरी शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टेंशन बढ़ने लगता है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी अफवाहों से, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाहें एक बड़े कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं। जनवरी 1972 तक आते आते पूरा शहर इस तनाव में आ चुका था। गलियों में हिंसा, दुकानों में लूट, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बढ़ने लगता है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी जो इस क्राइसिस को संभाल सके। तब जिम्मेदारी दी जाती है एक यंग आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल को। उनके पास एक्सपीरियंस कम था, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सबसे पहले सिचुएशन को समझा, दोनों समुदायों के लोगों से बात की, उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। उन्होंने उनके डर और गुस्से के पीछे के कारण समझे और धीरे धीरे उन्हें शांत किया। इस अप्रोच का असर दिखने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर हिंसा कम होने लगी, लोग शांत होने लगे। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने लूट की थी वो खुद सामान वापस करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह एक बड़े कम्युनल रायट को बिना एक्सेसिव फोर्स के कंट्रोल कर लिया गया। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इस इंसिडेंट के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, अजीत डोवाल सिर्फ नियम लागू करने वाले ऑफिसर नहीं थे, वो लोगों की सोच समझकर सिचुएशन को बदलने की क्षमता रखते थे। ये उनका पहला बड़ा फील्ड अचीवमेंट था, और इसी के साथ उनके काम की चर्चा केरला से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। केरला में उनके काम की चर्चा धीरे धीरे सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं रही। उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सीधा दिल्ली तक पहुंचने लगी, जहां देश की टॉप एजेंसीज ऐसे ही ऑफिसर्स पर नजर रखती हैं। कुछ समय बाद अजीत डोवाल को एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है। उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक। अजीत डोवाल के लिए यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शुरुआत में उन्हें कुछ डेस्क असाइनमेंट्स दिए गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर समझना शुरू किया। उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और लोगों की साइकोलॉजी समझने की एबिलिटी यहां भी उनके काम आई। धीरे धीरे उन्हें ज्यादा क्रिटिकल और फील्ड बेस्ड असाइनमेंट्स मिलने लगे। इसी फेज में अजीत डोवाल का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं रहा। अब उनकी जिम्मेदारी थी दुश्मन की प्लानिंग समझना, अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना और बिना शोर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहीं से एक आईपीएस ऑफिसर धीरे धीरे इंडिया का एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बनने लगा। ये उनके सफर का वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी पब्लिक सर्विस से निकलकर सीक्रेट मिशंस की दुनिया में एंटर कर चुकी थी। अब उनकी असली पहचान यूनिफॉर्म से नहीं, उनके दिमाग और स्ट्रैटेजी से होने वाली थी। 1970s का टाइम, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी जगहों पर इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। उन्हीं में से एक सबसे सेंसिटिव एरिया था मिजोरम। मिजोरम में एक ऑर्गेनाइजेशन तेजी से पावरफुल हो रहा था, मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था लाल देंगा। एमएनएफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मिजोरम को इंडिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। सिचुएशन धीरे धीरे इतनी सीरियस हो गई कि एमएनएफ ने अपने कंट्रोल वाले एरियाज में एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट तक चलानी शुरू कर दी। मतलब उनके अपने रूल्स, उनका अपना सिस्टम और ग्राउंड पर उनका कंट्रोल।
इंडिया के लिए ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका था, क्योंकि अगर ये मूवमेंट और स्ट्रांग होता तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता था। इस सिचुएशन में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना रिस्की था, क्योंकि उससे लार्ज स्केल वायलेंस हो सकता था। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, और इसके लिए एक ऑफिसर को मिजोरम भेजना होगा। इस मिशन के लिए अजीत डोवाल ने खुद वॉलंटियर किया। ये डिसीजन इजी नहीं था, क्योंकि वहां जाना मतलब डायरेक्ट मौत के बीच जाना। मिजोरम पहुंचने के बाद उन्होंने जल्दी में कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले सिचुएशन को डीपली समझा, कौन किस साइड है, कौन पावरफुल है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक अलग अप्रोच चूज की, बाहर से अटैक करने के बजाय अंदर से सिस्टम को वीक करना। एमएनएफ के कुछ की कमांडर्स थे जो लाल देंगा की मेन स्ट्रेंथ माने जाते थे। अजीत डोवाल ने उन कमांडर्स के साथ कांटेक्ट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीता, उन्हें समझाया और उनकी सोच को इन्फ्लुएंस किया। इस प्रोसेस का रिजल्ट ये हुआ, लाल देंगा के 7 मेन कमांडर्स में से 6 उनकी साइड आ गए। जैसे ही ये हुआ, लाल देंगा की पावर स्ट्रक्चर टूटने लगी। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। इंटरनल सपोर्ट कम होने लगा और पूरा मूवमेंट धीरे धीरे वीक पड़ गया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि एमएनएफ को इंडिया के साथ बात करनी पड़ी। पीस टॉक स्टार्ट हुई, धीरे धीरे ग्राउंड सिचुएशन नॉर्मल होने लगी और आखिरकार मिजोरम इंडिया के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया। इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, बिना किसी बड़े वॉर के एक स्ट्रॉन्ग इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर लिया गया। अजीत डोवाल ने यहां प्रूव किया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन फोर्स से नहीं, कभी कभी स्ट्रैटेजी और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा पावरफुल होती है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। ये उनके करियर का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जहां से वो एक नॉर्मल ऑफिसर से एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभरने लगे। 1980s का दौर, इंडिया का पंजाब एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। हर तरफ टेंशन थी, खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया गोल्डन टेंपल को। गोल्डन टेंपल, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, अब मिलिटेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। यहां से वो अपनी प्लानिंग करते, लोगों में डर फैलाते और पूरे रीजन को अनस्टेबल बना रहे थे। गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी, क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम का सल्यूशन भी जरूरी था। 1988 में एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक्यूरेट इंटेलिजेंस, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अंदर की सिचुएशन के बारे में ऑलमोस्ट जीरो इंफॉर्मेशन थी। यहीं पर एंट्री होती है अजीत डोवाल की। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो एक्सट्रीमली रिस्की था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अंडरकवर जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली छुपाकर दुश्मन के बीच। अजीत डोवाल एक रिक्शा वाले के रूप में गोल्डन टेंपल के अंदर घुस गए। ये काम सिर्फ रिस्की नहीं था, बल्कि हर पल उनकी जान खतरे में थी। अंदर जाने के बाद उन्होंने जल्दी रिवील होने की कोई गलती नहीं की, बल्कि धीरे धीरे मिलिटेंट्स का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की और मिलिटेंट्स को यह बिलीव करा दिया कि वो पाकिस्तान से आए हुए एक एजेंट हैं। मिलिटेंट्स ने उन पर भरोसा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ असली इंटेलिजेंस गेम। अजीत डोवाल उनके बीच रहकर उनके हाइड आउट्स ऑब्जर्व करते रहे, उनके वेपन्स का एस्टिमेट लिया, कितने लोग हैं ये कैलकुलेट किया और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझा। हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल सीक्रेटली बाहर इंडियन फोर्सेस तक पहुंचाई गई। अब सिचुएशन क्लियर थी, आर्मी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, अंदर क्या है, कौन कहां है और कैसे एक्शन लेना है। फिर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इंडियन फोर्सेस ने धीरे धीरे प्लानिंग के साथ एंट्री ली। रिजल्ट, मिलिटेंट्स को सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज कर दिया गया, बहुत कम डैमेज हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं था, ये इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अजीत डोवाल ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि असली जीत सिर्फ फोर्स से नहीं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और दिमाग से होती है। इस ऑपरेशन के बाद उन्हें एक फियरलेस और हाईली स्किल्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में पहचान मिल गई। अजीत डोवाल ने सिर्फ मिशंस कंप्लीट नहीं किए, उन्होंने हर सिचुएशन को समझकर उसका सल्यूशन निकाला। वो ट्रेडिशनल तरीके से जंग लड़ने वाले ऑफिसर नहीं थे, उन्होंने जंग जीतने का तरीका ही बदल दिया। उनका सबसे बड़ा वेपन बंदूक नहीं, उनका दिमाग है। जहां ज्यादा लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से अजीत डोवाल सोचना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।